अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं नादिर गुरामानी। नाजरीन, अगर मुल्क में सियासत की बात करें तो इस वक्त नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी में अब 2 ही रोज़ बाकी रह गए। अपने कायद की वापसी के जो मामला है वो करीब आते ही मुस्लिम लीग नून ने एवनफील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी हैं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ की अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर की जाए। केसेस का सामना करना चाहते हैं, इसलिए अदालत तक पहुँचने के लिए गिरफ्तारी से रोका जाए। दायर की जाने वाली दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि नवाज शरीफ खुसूसी परवाज से इस्लामाबाद आ रहे हैं और वो 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद लैंड करेंगे, लिहाजा अदालत तक पहुँचने के लिए हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से दरख्वास्तों पर कोई एतराज़ आयद नहीं किया गया और नंबर लगा दिए गए। मौजूदा सूरत हाल में कारकुनों का जोशो खरोश बढ़ाने के लिए लीगी कायदीन के पंजाब में जलसे और कार्नर मीटिंग्स में भी तेजी आ गई है। लेकिन आज मुस्लिम लीग पंजाब के सदर और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुल्तान में अपने खिताब के दौरान एक बार फिर मुल्क के डिफाल्ट होने का इंदिया दिया। उन्होंने दावा किया कि मुल्क को इस सूरत हाल से सिर्फ नवाज शरीफ ही बचा सकते हैं। जो एक काना बहरान है, डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। आम आदमी जो है उसकी जिंदगी मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो चुकी है। इस मुल्क को यहां से निकालना है कि नहीं निकालना? इस मुल्क को यहां से निकालने के लिए मियां नवाज शरीफ जो है वो अपनी जमात के साथ कौम के सामने जो है वो अपना प्रोग्राम रखने के लिए। मुस्लिम लीग नून के इसी बयानी को लेकर चंद रोज पहले JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि नवाज शरीफ की वापसी को मुल्की मईशत की बहाली से जोड़ना दुरुस्त नहीं है। डॉलर ऊपर चला गया, रुपए की कीमत कम हो गई, हल क्या है? इसहाक डार साहब को बुलाओ। इसहाक डार साहब आ गए, फिर बात बनी। अभी कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं, 100 दफा तशरीफ लाए, सर आंखों पे, अपना वतन है, अपना मुल्क है, लेकिन मुल्क की बेहतरी को उनसे वापस्ता कर देना, क्या ये अल्लाह नहीं सुन रहा? नाज़रीन, ये तो थी PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान की बात। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से भी नवाज शरीफ पर लफ्जी गोलाबारी जारी है। आज सानिया कारसाज की बरसी के मौके पर कराची में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन का अमल रोका हुआ है। उम्मीद है हुकूमत के पूरे जोर के बाद भरपूर इस्तकबाल होगा। उन्होंने अवामी राब्ता मुहिम के आगाज का भी ऐलान किया। आज पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कड़वी गोली खानी है मजबूरन कि इलेक्शन 90 दिन से आगे होंगे। उम्मीद है कि तमाम जमहूरी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कम से कम इस मुतालबा के साथ देंगे कि इलेक्शन कमीशन फौरन इलेक्शंस का ऐलान करे। मुल्क में इस वक्त बिलाशुबा मईशत के शोबे में कुछ बेहतरी आना शुरू हुई है। अमरीकी डॉलर जो इंटरबैंक में तारीखी कीमत पर ट्रेड हो रहा था, अब इसके परवाज को भी ब्रेक लग गई है। गुज़िश्ता रोज जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 6 साल के बाद 50,000 पॉइंट्स के नफसियाती उबूर कि वहीं डॉलर की कीमत में भी 3 रुपए से ज़ायद का इजाफा देखने में आया। अब क्या मुल्क में एक बार फिर डिफ़ॉल्ट की जानिब जो है ये मामला जा रहा है, जो तनकीद हो रही है, या फिर सियासी जमातें पॉइंट स्कोरिंग के लिए अवामी हिमायत समेट रही हैं? इसी पर हम बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर नून के रहनुमा बिलाल अजहर कियानी साहब। बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला इस वक्त। सबसे पहले तो अगर आपने बिलावल साहब की गुफ्तगू सुनी हो तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारतन कहा है कि एक शख्स की वापसी के लिए इलेक्शन का अमल रोका जा रहा है। आप बिलावल साहब के इस स्टेटमेंट पे क्या कमेंट करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, ये जो बात है ना जी, मैं इसको ज़्यादा वेट नहीं देता। उसकी वजह ये है कि बिलावल साहब जो हैं और ये पीपल्स पार्टी जो है, ये तकरीबन महीने डेढ़ से ये काम कर रही है। उनको नज़र आ रहा है कि आगे इलेक्शन है और वो अगर ये समझते हैं कि वो ये स्ट्रैटेजी अपना के कोई वोटर्स गेन करेंगे या कोई इनकी इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, ये इनकी गलत फहमी है। बहरहाल उनको कोशिश करने दें। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, हम पिछली 3 दहाइयों की पाकिस्तान की सबसे कामयाब इलेक्टोरल जमात है, तो इन अ वे समझ आती है कि क्यों दीगर जमातें जो हैं वो समझती हैं कि हमें टारगेट करेंगे, क्योंकि हमसे ही कंपटीशन है। मगर बहरहाल उनकी एक कोशिश है, उनकी सोच है, उनको हम यही कह सकते हैं, वो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो जाने, उनका काम जाने, हमें उससे गर्ज नहीं जी। हमें सिर्फ इस चीज से भी गर्ज है कि 21 अक्टूबर को हमारे पार्टी के कायद
इस मुल्क के 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर वापस आ रहे हैं। आप देखेंगे कि एक तारीखी इस्तकबाल होगा और नवाज शरीफ साहब, और वो तारीखी इस्तकबाल क्यों होगा? क्योंकि नवाज शरीफ साहब की वापसी सिर्फ एक फर्द वाहिद की वापसी नहीं, वो हम समझते हैं कि इस मुल्क में अमन की, मुआशी खुशहाली की, सबकी डेवलपमेंट की, रोजगार की वापसी है। और ये पहली दफा नहीं हो रहा। नवाज शरीफ साहब को बार बार निकाला गया, इक़्तिदार से निकाला गया, मुल्क से जिला वतन किया गया, और जब भी वो, और हमेशा वो मजीद मजबूत होकर वापस आए और उन्हें मजीद खिदमत की। तो आज मुश्किल हालात हैं, लोगों को उम्मीद की भी जरूरत है, लोगों को एक ऐसे लीडर की जरूरत है, इस मुल्क को ऐसे लीडर की जरूरत है जो इन मुश्किल हालात में चीजों को स्टीयर कर सकता है, हैंडल कर सकता है, उसका सियासी वेट इतना हो कि इंटरनली सब लोगों को इकट्ठा करके मसाइल हल कर सके, उसका मुल्क के बाहर इतना उसका पॉलिटिकल स्टैचर हो कि आपके जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, जिससे आपका ट्रेड भी मुंसलिक है, जिससे आपकी सिक्योरिटी भी मुंसलिक है, उन चीजों को मैनेज कर सके और उन चीजों को बेहतर कर सके। तो नवाज शरीफ साहब ही वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने पिछली 3 दहाइयों में आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी दी है, आपको मुल्क में डिप्लोमेटिकली दुनिया में भी बेहतर किया, उनके पास तजर्बा भी है, और उन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में आके बेहतरी की है, और इंशाल्लाह इस दफा भी करेंगे। तो यही हमारा फोकस है जी। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक अनप्रेसिडेंटेड और फकीरुल मिसाल इस्तकबाल होगा। सैटरडे को मुझे आई हैव द प्रिविलेज कि मैं अपनी जमात में एक तंजीमी ओहदेदार होने के नाते हम इस अमल में शामिल हैं, जो तैयारियां हो रही हैं इस्तकबाल की। और यकीन करें, मैं आपको ये मतलब कि फर्स्ट हैंड बता सकता हूँ कि ना सिर्फ पंजाब से मगर पाकिस्तान के हर कोने से लोग तैयारियां कर रहे हैं इस्तकबाल के लिए। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को आपको पूरे मुल्क और पूरे हमारे मुल्क के सारे कल्चर्स की, सारे इलाकों की वहां पे अक्कासी नजर आएगी, क्योंकि लोग ये यकीनी तौर पे समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब इज द सोल्यूशन एट दिस मोमेंट जहां पे हम खड़े हैं। और ये हम गली गली करिया देखते हैं जी। लेकिन बिलाल साहब, हम इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ये बताइएगा कि मुख्तलिफ बातें हो रही थी। आपको याद होगा कि पहले कहा गया कि मियाँ साहब पंजाब में लैंड करेंगे, लाहौर में, और उसके बाद कहा गया कि इस्लामाबाद में। अब तो ये मामला वाज़ेह हो चुका है। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर हुई है, या उसमें जो प्ली सामने आई है। लेकिन इसी के साथ साथ अब बताइएगा कि इस्लामाबाद में लैंड तो करेंगे, लेकिन मियाँ साहब का प्लान क्या होगा? वो उसी दिन लाहौर जाएंगे, जो मीनार पाकिस्तान पे जलसा होगा, बाय एयर जाएंगे, बाय रोड जाएंगे, आगे क्या प्लान होगा मियाँ साहब का? जी उसी दिन जी लाहौर वो ही उनका इस्तकबाल मीनार पाकिस्तान लाहौर पे ही होगा जी। जिस तरह हमारी पार्टी बार बार ऐलान कर चुकी है, जो उनका इस्तकबाल है, क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हमने ये देखा है कि जिस तरह की एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर्स, क्योंकि हमने भी लोगों से राब्ते में हैं, जिस तरह की हम तादाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो मीनार पाकिस्तान ही वो वाहिद जगह है विच जो मुनासिब है स्ट्रैच के हवाले से भी, लॉजिस्टिकली भी, जहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। तो मीनार पाकिस्तान पे ही इंशाल्लाह देखेंगे कि इस्तकबाल होगा जी, और एक अनप्रेसिडेंटेड और हिस्टोरिक इस्तकबाल होगा जी। इसमें कोई किसी किस्म का डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारे पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब भी बार बार रीट्रेट कर चुके हैं, हमारी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मरियम नवाज शरीफ साहब भी कह चुकी हैं। तो इसमें बिल्कुल कोई अभाम लाहौर में मीनार पाकिस्तान के मकाम पर ही इंशाल्लाह नवाज शरीफ साहब का 21 अक्टूबर को इस्तकबाल होगा जी। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो अब हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है, मुस्लिम लीग नून क्या समझती है, कितनी पुरुम्मीद है कि मियाँ साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा? वो पहुंचेंगे तो उन्हें वो अदालत में पेश भी होंगे और उसके बाद वो जलसे से खिताब भी करेंगे। तो आप कानूनी तौर पर क्या समझते हैं कि क्या मियाँ साहब को चैलेंजेस दरपेश आएंगी जब वो यहाँ पाकिस्तान में लैंड करेंगे, या आप समझते हैं कि अदालत से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा? जी देखिए, हम इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जस्टिस विल प्रिवेल। ये पहली दफा नहीं है कि इस तरह की सिचुएशन में किसी शख्स ने प्रोटेक्टिव बेल के लिए आप ये एक अनप्रेसिडेंटेड मामला नहीं है, ये इसकी काफी एग्जांपल्स इन द पास्ट। और दूसरी बात यह है कि आपको खास तौर पे मद्देनजर रखना चाहिए कि किस लीगल कॉन्टेक्स्ट में वो आ रहे हैं जी, और इन केसेस का पस मंजर क्या है। ये पूरी कौम जानती है कि ये भोंडे केसेस हैं, बिल्कुल जाली सजाएं हैं,
और एवन फील्ड की सजा की तो खैर जो उसकी एक्विटल है वो मरियम नवाज साहिबा के ही जो एक्विटल हुआ था उसके ऑर्डर में सामने आ गई थी, जिसमें जजेस ने बाकायदा कहा कि अगर आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ही नायब केस नहीं प्रूव कर सकी तो एडिंग और अबेटिंग की सजा किस चीज की मरियम नवाज साहिबा को दी, तो ही ऑलरेडी स्टैंड्स एक्विटेड इन दैट ऑर्डर और वो उसी केस से जुड़ा हुआ है। इसी तरह पनामा जजमेंट जो है वो आपके सामने है। तो देखिए ये सब हकीकतें अब सबके सामने है। हमें यकीनन, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने हमेशा कानून के सामने अपने आप को पेश किया है, एक ऐसा शख्स जो जानता था कि उसके खिलाफ एक इंजीनियर्ड सजा हुई है, एक इनोसेंट शख्स को जब आपने सजा दी तो उसके बावजूद भी वो अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर बेटी का हाथ थामकर जेल जाने के लिए आ गया, ये जानते हुए कि सारा कैंगरू मतलब कि उस तरीके से जिस तरह हुआ वो आपके सामने है, किस तरह रियासत के सारे सतून इस्तेमाल किए गए 2017-18 में नवाज शरीफ साहब को पहले वजारत उज़्मा से निकालने के लिए, फिर पार्टी सदारत से और फिर जेल भेजने के लिए, मगर इसके बावजूद वो लंदन से अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर बेटी का हाथ थामकर गए और जेल गए। तो देखिए जो नवाज शरीफ उस टाइम पे अपने आप को ड्यू प्रोसेस के या हमारे कोर्ट्स के सामने पेश होने के लिए तैयार था, पता नहीं कितनी बेतहाशा उनकी पेशियां थी, हर हफ्ते में उनकी 6 या 7 पेशियां होती थी, वो हर दिन कोर्ट पेश होते थे। तो उन्होंने उस टाइम पे जानते हुए कि ये हकीकत क्या मामलात की उन्होंने किया। तो आज भी नवाज शरीफ साहब आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द लैंड वो आएंगे, ये हम सब जानते हैं, ये हम सब समझते हैं और जानते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सारी जाली सजाएं हैं, मगर उसके बावजूद उसका जो लीगल रिकोर्स है, जो उसकी लीगल जो उसकी करेक्शन होनी चाहिए वो हमारे कोर्ट्स की और हमारे लॉ ऑफ द लैंड के थ्रू होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि ये नवाज शरीफ साहब के साथ इस दफा अब इंसाफ होगा जी। लेकिन बिलाल साहब इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो आप पीडीएम का हिस्सा रहे, हमने देखा कि मौलाना साहब के साथ नवाज शरीफ साहब के राब्ते भी रहे, शहबाज शरीफ साहब ने भी मुतअद्दिद मरतबा हमने देखा कि उन्होंने मुलाकातें भी की, जरदारी साहब के साथ भी हुआ, बिलावल साहब के साथ भी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की दीगर जमातों के साथ जो राब्ते हैं शायद वो हमें कम नज़र आ रहे हैं। तो आप समझते हैं या जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून की सोलो फ्लाइट होगी, तो आप समझते हैं मियाँ साहब वापसी पर इन पीडीएम में शामिल या पीपल्स पार्टी जो है उनसे राब्ते दोबारा किए जाएंगे उन इलेक्शन मुहिम के हवाले से, या कोई इतिहाद होगा, बातचीत होगी, या आप समझते हैं कि आपकी पोजीशन बहुत मजबूत है और किसी जमात को ऑन बोर्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखिए इसको 2 तरीकों से देखना चाहिए जी। एक तो है आपकी जो एक नेशनल कॉज है, जो आपके नेशनल इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आपने देखा कि पीएमएलएन ने वो कोalition गवर्नमेंट लीड की जिसके अंदर ये सारी दीगर जमातों के साथ मुल्क के मुश्किल हालात में फैसले किए गए, सबको एतमाद में ले लिया गया, एक मेच्योरिटी के साथ, एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी के साथ एक मिसाली कोalition गवर्नमेंट रही है। इन दैट सेंस ये आसान नहीं होता कोalition गवर्नमेंट्स को साथ लेके चलना। तो आप देखेंगे कि उन नेशनल इश्यूज के ऊपर चाहे कोई गवर्नमेंट का, चाहे कोई जमात ऑपोजिशन में हो, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो नेशनल असेंबली की आयल की लेफ्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, आप देखेंगे कि हमारी जमात हमेशा सबको साथ लेके चलने के लिए तैयार होती है जहां पर नेशनल इश्यूज कंसर्न है। देखिए जहां तक बात है इलेक्शंस की, तो अभी ये बात बिल्कुल कबल अज़ वक्त है। हम बिल्कुल अपना इलेक्शन जो है जी पंजाब में तो बिलखुसूस और पूरे पाकिस्तान में ही हमारे पास कैंडिडेट्स हैं, और पंजाब में तो बल्कि और भी ज्यादा, जिसे आप कहें कि हमारे पास एक हल्के के अंदर दीगर ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सारे अहल होते हैं। तो हम इंशाल्लाह जी अपनी इलेक्शन कैंपेन और प्लानिंग उस तरह ही करेंगे जिस तरह पहले करते आए हैं। और जहां पे बात है कहीं, जहां पे कहीं किसी कोई स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसीज या सीट्स पे बात होती है तो वो उस वक्त पे देखी जाती है, इलेक्शंस का अमल जब शुरू हो गया होता है। एट द मोमेंट हमारा बुनियादी जो फोकस है वो नवाज शरीफ साहब की वापसी पे है, और नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो वो आगे का रोड मैप देंगे कि हमारा रोड मैप इस मुल्क में बेहतरी लाने के लिए क्या है। ये जो हमारे मुआशी मुश्किलात हैं बिलखुसूस, जो आजकल महंगाई और बेरोजगारी से जो हमारी कौम जिसका शिकार है, उसका एक मुस्तकिल हल जो नवाज शरीफ साहब 2017 में कर रहे थे और कर्टेल किया गया था बेदर्दी से, जिसकी सजा आज तक अवाम भुगत रही है, तो उसका एक रोड मैप देंगे। और देखिए इलेक्शंस जब आएंगे तो उस टाइम पे आपको हमारी हिकमत अमली भी नजर आ जाएगी। और ये बात जो ये सीट एडजस्टमेंट और ये तो बहुत सारी ऐसी बातें होती जो जब एक दफा इलेक्शंस मुकम्मल हो जाएं, जब आपके सामने एक नेशनल असेंबली की कॉम्पोजिशन सामने आती है, तो उस टाइम पे फिर ये कुछ बातें तब भी होती हैं जी। लेकिन बिलाल साहब इसी के साथ साथ हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमाओं ने यह दावा किया कि मियाँ साहब का जो इस्तकबाल होगा, जैसे आपने तैयारियों का जिक्र किया, अब वो ये कह रहे हैं कि जो मोहतरमा का इस्तकबाल हुआ था उससे बड़ा होगा। तो आप वाकई समझते हैं कि जो तारीख में एक मोहतरमा का इस्तकबाल याद रखा जाता है, मियाँ साहब के इस्तकबाल के बाद शायद वो इस्तकबाल जो अवाम है वो भूल जाए, इतना बड़ा इस्तकबाल होगा?
मेरे ख्याल से जी जो मैंने देखा है जी, जिस अमल का मैं अभी तक हिस्सा रहा हूँ, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा जी। और ये इंशाअल्लाह हम कॉन्फिडेंट हैं। हम तो मतलब कि जी खुद देख के हमें खुशी भी होती है कि जिस तरीके से जो जोश है हमारे कारकुनान में, जो आवाम में, पंजाब के हिस्से हिस्से में, हमने बलूचिस्तान से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हर जगह से लोग आना चाह रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जिस हद तक उनको फैसिलिटेट कर सकें, कि उनको गाइड कर सकें कि उस दिन वो किस तरह इस्तकबाल में शिरकत कर सकते हैं। तो नहीं, लेकिन बिलाल साहब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने लोग जो हैं वो मियां साहब के लिए बाहर निकलेंगे? एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इंशाल्लाह उस दिन एक आपने पिछले जितने भी इज्तिमा देखे होंगे, हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उससे बड़ा ये इज्तिमा होगा। मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि तादाद हजारों में नहीं लाखों में होगी जी। और इंशाल्लाह एक मिसाली है, आप एक इज्तिमा उस दिन देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि उस दिन जो वो आप मनाजिर देखेंगे, आप मेरे ख्याल से हमने अपनी गुज़िश्ता तारीख में जी या रिसेंट हिस्ट्री में नहीं देखे होंगे, क्योंकि इसी तरह का जोश और वलवला है। और उसकी एक वजह मैं फिर से रिइटरेट करूंगा, वो ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला के फजलो करम से वापस आके फिर सब ठीक करेंगे। और ये पहले भी हमने 2013 में भी, जब आपको याद होगा, तो 18-20 घंटे लोड शेडिंग थी, आपकी दहशत गर्दी थी, आपकी हाई इन्फ्लेशन थी और डिफॉल्ट होने वाला था। मतलब इस टाइम रिजर्व्स आपके लो थे, तो रद्दुल फसाद, ज़रब भी हुआ, IMF का प्रोग्राम भी कंप्लीट हुआ, आपने 6 या 1% GDP ग्रोथ भी देखी। तो इसी तरह मुश्किल हालात तब भी थे। और एक लीडरशिप के साथ, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ नवाज शरीफ साहब ने एक टीम को चला के वो चीजें अचीव की, 14,000 मेगावाट बिजली इंस्टॉल की। तो आप देखेंगे इस दफा फिर से नवाज शरीफ साहब आके मामलात को संभालेंगे और लोग ये बात समझते हैं। और इसी वजह से आप 21 अक्टूबर को इंशाल्लाह एक तारीखी आप जलसा देखेंगे, एक तारीखी इज्तिमा और वेलकम देखेंगे जी इंशाल्लाह। लेकिन बिलाल साहब, अगर मुख्तसर सा सवाल, आपके सामने भी ये चीज़ें गुजरी होंगी, बहुत से जमातें ये तासुर भी दे रही हैं कि शायद मियाँ साहब वापस आ रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पहले से तयशुदा हैं। स्पीकर साहब ने कहा कि मियाँ साहब जो हैं वो किसी समझौते के तहत वापस आ रहे हैं, तो आप समझते हैं कि कोई समझौता, कोई मैनेज चीज़ें हुई हैं? देखें जी, अगर कोई अब भी समझता है कि नवाज शरीफ साहब समझौते के तहत चीजें करते हैं, तो अब उसकी तो सोच पे बंदा कुछ कह नहीं सकता। समझौते करने होते तो नवाज शरीफ साहब ने जो इर्रिवर्सिबल उनके जाती नुकसान की आप देख लें, कि आज जो नवाज शरीफ अपने घर आ रहा है, इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को जो नवाज शरीफ साहब वापस अपने घर लौट रहे हैं, तो उस घर में उनकी वाइफ नहीं होंगी, उस घर में उनकी वालदा नहीं होंगी। वो वाइफ जिनको वो बिस्तर मर्ग पे छोड़ के आए थे इस जिद्दोजहद के लिए, जिसके नतीजे में फिर बाद में एक कॉन्स्टिट्यूशनल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हुकूमत पिछली मुसल्लत शुदा हटाई गई थी, उस जिद्दोजहद के लिए उस शख्स ने जाती काफी हैवी कॉस्ट उठाई है जी। तो उन्होंने अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पर छोड़ा और बेटी के साथ जेल आए। फिर उनकी जिला वतनी के दौर में उनकी आपने देखा कि उनकी वालदा की वफात हुई। तो देखिए ये बहुत हैवी एक, और फिर भी नवाज शरीफ साहब इस सब के बावजूद कहते हैं कि उनको सबसे ज्यादा दर्द इस चीज का है कि जो हमारी नेशनल जो हमारा डिक्लाइन रहा है 6 सालों में। तो आप देखेंगे जी ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। और नवाज शरीफ साहब इस जद्दोजहद का हिस्सा रहे हैं जो इस मुल्क के निजाम में बेहतरी लाया है। जब भी बेहतरी आई है तो नवाज शरीफ साहब ने उसको लीड किया। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इस दफा फिर से उनकी वापसी से मुल्क में बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह कैंपेन भी हमारी लीड करेंगे। और ठीक है बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, बकियानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर हुई है या मियाँ साहब वतन वापस आ रहे हैं, तो उसके बाद उनको कौन से कानूनी चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश आ सकते हैं, इस पर हम राजा खालिद महमूद साहब से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, राजा खालिद महमूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जैसे हमने कहा कि मियाँ साहब की वापसी के बाद क्या सूरत हाल होगी, या उससे पहले भी अगर हम देखें तो आज जो लीगल टीम है मुस्लिम लीग नून की, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई है, इसी पर हम बात करेंगे। राजा साहब बहुत शुक्रिया। इस वक्त अगर आपके नज़र से गुजरी हो जो दरख्वास्त दायर की गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में,
अब एक तो ये तासुर दिया जा रहा है कि जो केसेस हैं वो माजी में अगर हम बात करें तो नैब भी दावा ये किया, नैब ने भी खुद कि ये बहुत मजबूत केसेस हैं और उनके पास शवाहिद भी हैं। लेकिन नैब केसेस पर की तरफ आने से पहले अगर आप ये बताएं कि जो आज दरख्वास्त दायर की गई है उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल क्या फैसला जो है वो मुतवक्के हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर गुरमानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि काफी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हो रही है डान पे। थैंक यू सर। तो गुजारिश ये है कि मैं ये तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला करेगी, इस पे क्या उनकी जजमेंट आएगी, प्रोटेक्टिव बेल देते हैं नहीं देते। लेकिन प्रोटेक्टिव बेल होती क्या है, एक बात आपके लिए और नाजरीन की दिलचस्पी के लिए मैं अर्ज करता चलूं कि प्रोटेक्टिव बेल का जो कंसेप्ट है दैट हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड इन CRPC, हमारा जो ज़ाब्ता फौजदारी है जिसे हम इंग्लिश में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, CRPC कहते हैं, उसमें ये प्रोवाइडेड नहीं है। उसमें दो तरह की बेल ही होती है, एक तो प्री अरेस्ट बेल होती है और एक आफ्टर अरेस्ट बेल होती है जिसे पोस्ट अरेस्ट बेल भी कहा जाता है। ये प्री अरेस्ट बेल भी नहीं, ये पोस्ट अरेस्ट बेल भी नहीं। अब ये किस लिए ये रखा, ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में, जस्ट टू फैसिलिटेट द पब्लिक, just to access the court, just to approach the court accused के लिए एक उन्होंने उसे अपॉर्चुनिटी दी कि बजाय इसके कि उसे हथकड़ी लगा के हम कोर्ट में लाएं या उसे अरेस्ट करके एयरपोर्ट से सीधा कोर्ट पहुंचाएं या जेल पहुंचा दें। वो एक बंदा कहता है जी कि मैं खुद आपके सामने हाजिर होके सरेंडर करना चाहता हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, तो फिर उसे गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं होती। उसे कहा जाता है, कोर्ट ये ऑर्डर पास करती है कि आप सरेंडर करें बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन विद इन इतने डेज, 3 डेज, 2 डेज, 7 डेज, जो भी है। अब इसमें मियां साहब का केस डिफरेंट है। मियां साहब की चूंकि क्रिमिनल अपील पेंडिंग थी, ही वाज बिहाइंड द बार्स, ही वाज अंडर अरेस्ट, ही वाज इन जेल। तो हुआ इस तरह से कि उनके चूंकि सेहत खराब हो गई, तो फिर उन्हें, आपको सारे उस बैकग्राउंड का पता है कि सर्विसेज हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने राजा साहब, लेकिन इसी के साथ साथ देखें तो ये जो प्ली है, जो जिस प्ली का आप जिक्र कर रहे हैं कि इस बुनियाद पर मिल सकती है और अदालत फैसला जारी कर सकती है, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम दीगर केसेस, क्योंकि आप कानूनी माहिर हैं, आपके सामने ये मामला हुए भी हैं अदालतों में, आपको मालूम होगा जो नैब केसेस अगर हम शुरू करें, पैनामा शुरू करें, तो आप वैसे क्या देख रहे हैं कि मियां साहब की वापसी के बाद क्या उनको कानूनी चैलेंजेस दरपेश आ सकते हैं? आप समझते हैं कि नहीं, उनके लिए रास्ता जो है वो साफ है? जी, मैं वही अर्ज करने वाला था कि ये जो केस है, ये पर्टिकुलर केस एवनफील्ड वाला केस, इसकी अगर आप मिसाल लें जिसमें 2 माह के लिए उन्हें भेजा गया, इस केस में कन्विक्शन भी हुई है, लेकिन ये इतना वीक केस है कि मैं 1 साल तक इसकी कार्रवाई सुनता रहा वहां कोर्ट में बैठ के, और 6 प्रोसिक्यूटर नैब ने तब्दील किए। नैब जब भी केस बनाती रही, अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब के दौर में जितने केसेस बने, आपको अच्छी तरह से याद होगा कि यही कहा जाता रहा कि बड़े स्ट्रॉन्ग केसेस हैं, बहुत हमारे पास हर तरह के सबूत मौजूद हैं। वो आपको याद होगा कि जान अल्लाह को देनी है उन मिनिस्टर साहब का, शहरियार अफरीदी साहब ने कितनी दफा चैनल्स पे आके और मीडिया के सामने ये कहा जी कि हमारे पास हर तरह का सबूत है, और बाद में फिर माफिया भी मांगनी पड़ी और वो केस एक बिल्कुल बेसलेस साबित हुआ। इसी तरह ये जो केसेस नैब ने उस दौरान बनाए, पनामा से लेके, अब देखें अनफॉर्चुनेटली पनामा केस क्या था, यानी पनामा से शुरू हुआ, अकामा पे बात, और फिर सजा किस बात पे, डिस्क्वालिफिकेशन किस बात पे हुई कि अपने बेटे से जो तनख्वाह ले सकते थे, दो ही डिड नॉट रिसीव, ये उसकी अल्फाज है, उसके वर्ड्स है जजमेंट के, दो ही डिड नॉट रिसीव, लेकिन उन्होंने उसे अपने एसेट के तौर पे शो नहीं किया। और एसेट की डेफिनेशन कहाँ से ली, वो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से डेफिनेशन लेके इंसर्ट की अपनी जजमेंट में। और यहाँ पे याद रहे कि डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ, Either it is provided in the Constitution, nor it is provided in the Election Act. ये किसी, लेकिन वो तो राजा साहब, वो तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है, तो आप समझते हैं कि अब मियां साहब जो इंतखाबात में हिस्सा भी ले सकेंगे? इलेक्शन एक्ट में तो मैक्सिमम जो सजा होगी वो 5 साल तक होगी। जी, मैं यही गुजारिश करता हूँ
कि देखें कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन थी वो 5 साल थी, ठीक है। इन्होंने लाइफ टाइम पता नहीं कहाँ से ये इख्तरा लेके आए, और जहांगीर तरीन के साथ भी मैं समझता हूँ कि ज्यादती हुई, और मियां नवाज शरीफ के साथ भी ज्यादती हुई। अब जो उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी, तो नून लीग की जो लीगल टीम है उनके साथ मेरी बात हुई, तो आजम नज़ीर तारिड़ साहब का ये कहना था कि चूंकि हमने इलेक्शन एक्ट को अमेंड कर दिया और उसमें जो मैक्सिमम डिस्क्वालिफिकेशन है वो 5 साल रखती है, तो लिहाजा मियां नवाज शरीफ साहब he has already completed the term of 5 years of disqualification. Now he is eligible to contest the elections. He is fully competent to contest the elections. ये उनके वर्ड्स हैं। अब इसमें कोर्ट में भी जाया जा सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो कहाँ गया, और इस तरह की ये सारी बातें, और इसकी फर्दर इंटरप्रिटेशन शायद कोई कोर्ट करेगी। जी जी ठीक है राजा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, राजा खालिद महमूद साहब की गुफ्तगू सुनी। हम दीगर जो इशूज़ हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद जो इस वक्त पंजाब या पूरे मुल्क में सियासी सूरत हाल होगी, और मियाँ साहब को सियासी तौर पर कौन से चैलेंजेस दरपेश होंगे या कौन सा बयानिया उनको लेना पड़ेगा, इसी पर हम सीनियर सहाफ़ी सईद काजी साहब से गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया काजी साहब। इस वक्त जो मियाँ साहब की वापसी का मामला है, अगर आप देखें तो ये भी तासुर दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून काफ़ी मुतमईन नज़र आ रही है। आप क्या देख रहे हैं कि मियाँ साहब की वापसी अगर होती है, 21 को हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, आप क्या मुश्किलात जो हैं वो ख़ास तौर पर देख रहे हैं, कानूनी तौर पर मियाँ साहब को पेश आ सकती हैं? देखिए, मुश्किलात उनकी आसानियों में बदल चुकी हैं। अच्छा। और कल अभी मैं आबद ज़ुबैरी साहब मेरे शो में थे थोड़ी देर पहले, तो कल वो कहते हैं कि एक नई किस्म की कानून साजी हो सकती है। इनको मियाँ साहब को अगर जमानत, जो कि हमें लग रहा है कि मिल जाएगी, क्योंकि और एश्योरेंस और गारंटीज, और जिस तरीके से वहाँ उनको हमारे पाकिस्तानी सफीर ने अलविदा कहा है जी, अब तो उनकी इतनी अहमियत है कि शुक्र है उन्होंने अदालत को तलब नहीं कर लिया लंदन में। तो पाकिस्तानी जो पावर स्ट्रक्चर है ना, वो बड़े फॉर द गुड और फॉर बैड वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं, तब्दील हो रहा है। और ये जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी जो है वो अपनी डेथ थ्रोज में है। अब ये मजाक नहीं चल पा रहा। जो दुनिया भर की रूलिंग क्लासेज हैं वो डेमोक्रेसी के जरिए बड़ा अच्छा उन्होंने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया था। इट इज़ नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट डेमोक्रेसी, बट इट इज़ हार्डली समड अप एज जो था। अब वो जो फसाद था अब वो भी नहीं चल सकता। वो भी जो है वो जो रूल ऑफ लॉ, कानून, ये वो सारा जो है वो अब सूट नहीं करता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं। अभी अगर आप अमेरिका को भी देखें तो वो ट्रंप गले पड़ा हुआ है वहां पे उनको, और उस पर भी बहुत से केसेस हैं। तो ये एक बड़ा ट्रांजिशन का ऐड है। और साथ ही सबसे बड़ी बात कि जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, पहले वेस्टर्न लिबरल जो है वो हमें इल्जाम देते थे कि जी कुछ लोग तो रियासत मदीना में रह रहे हैं और कुछ जो है वो सुर्ख जन्नत में रह रहे हैं। तो अब हमें वाज़ेह हो गया है कि हम आज सरमायादारी के कूफे में रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वेस्टर्न और लिबरल डेमोक्रेसी ये बुरी तरह एक्सपोज हो रही है और वर्ल्ड स्केल पे हो रही है। कि मिसाल के तौर पे फ्रांस में अब आप जुलूस नहीं निकाल सकते फलस्तीनियों के लिए। मिसाल के तौर पे अब जो अमेरिका में रेल वर्कर्स हैं वो हड़ताल नहीं कर सकते, उनका राइट ले लिया है वापस। तो एक अजीब सिविलियन ऑटोक्रेसी की तरफ हम जा रहे हैं। तो लेकिन ये है कि अभी क्योंकि स्ट्रीट अभी जागी नहीं है, कुछ मुल्कों में जाग रही है। तो आई थिंक कि ये एक बड़ा वोलेटाइल पीरियड होगा। बाकी एक नॉन इवेंट है ये हमारे लिए, इस मुल्क के लिए एट लार्ज, इस मुल्क के अवाम के लिए। मियाँ साहब आए ना आए, अब उन्हें कबूलियत मिल गई है, कब उनकी कबूलियत वापस हो जाएगी, दैट इज इररेलेवेंट। रेलेवेंट बात क्या है कि इकोनॉमिकली आप इकोनॉमी डिक्टेट करेगी। अब आने वाले दिनों में जो इकोनॉमी है वो किसी भी पॉलिटिकल स्क्रिप्ट के चीथे उड़ा के रख सकती है, क्योंकि 2023 का रिसेशन जो है वो अब दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। इवन चाइना में जो प्रॉपर्टी डिप की है और वहाँ बैंक्रप्सी फाइल हुई है, उनकी प्रॉपर्टी को 22-23% है उनकी जीडीपी का। तो दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और उसमें एक्सपोजर का ऐड भी है। लेकिन हमें साहब, मतलब आप समझते हैं कि इस वक्त जो दीगर सियासी जमातें हैं, जैसे आज बिलावल साहब ने कहा है कि एक शख्स के लिए जो इंतखाबात हैं वो रोके गए हैं, तो आप समझते हैं कि ये तासुरात उनके दुरुस्त हैं कि चीजें मैनेज्ड हैं? देखिए, बात एक लफ्ज की, एक बंदे की तो है ही नहीं जी। ये डेमोक्रेसी इस मुल्क की, देखें वो उसने कार्ल मार्क्स ने कहा था ना कि द स्टेट हैज बिकम अ कमिटी टू रन द अफेयर्स ऑफ रिच एंड माइटी।
इससे आज एक बंदा है। ये तो अब ये तो चंद छोटे से ग्रोह है जो मुल्क के ज़राए पैदावार पे काबिज है, उसकी खिदमत पे मामूर है ये सारे का सारा निज़ाम। देखिए ना 80% 90% टैक्स आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए आवाम से लेते हैं, ठीक है। इनके लल्ले तलल्ले $17 बिलियन अकॉर्डिंग टू UNDP हम इशराफिया की खिदमत करते हैं। $23 बिलियन की तो अब रिपोर्ट UK से आ गई जो हम इनको खिलाते हैं $40 बिलियन। तो ये तो इनके लिए है। तो अब मियाँ साहब एक नुमाइंदा है, मियाँ साहब जो है वो एक सिंबल है उस क्लास का जिस क्लास ने ना डेमोक्रेसी के पल्ले कुछ रहने दिया है, ना इस मुल्क की मैशर के पल्ले कुछ रहने दिया है। जी लेकिन इस वक्त जो काजी साहब, एक मियाँ साहब जो जितना अरसा बाहर रहे मुल्क से, आप समझते हैं कि कोई सियासी उनको चैलेंज भी दरपेश आ सकते हैं? कोई गैप जो है वो फिल करने के लिए मियाँ साहब को आपकी नज़र में क्या चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं? खास तौर पर इवन अपने ही हलकों में आपने देखा होगा कि वहाँ के जो लोगों की गुफ्तगू आ रही थी तो वो भी काफ़ी नाला नज़र आ रहे थे। तो जो गैप पैदा हुआ है आपकी नज़र में वो कैसे फिलअप होगा? देखिए यार, यहाँ किसी को अवाम मैटर ही कोई नहीं करते जी। अवाम तो मैटर नहीं कर रहे ना, ये तो मैनेजमेंट हो रही है ऊपर से। फिर मतलब ये भी तारीख पाकिस्तान क्या तारीख आलम में होगा कि एक जो कॉन्विक्ट हैं उनको जमानत मिलेगी, कल मिल जाएगी, बगैर सरेंडर किए, बगैर गिरफ्तार हुए। कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ था। इसलिए मेरे ख्याल में आबद ज़ुबैरी साहब मेरे अभी शो में कह रहे थे कि एक नई जूरिस्प्रूडेंस तख्लीक होगी कल। तो अब चश्मे फलक ने और क्या देखना है, रोजाना हम क्या देख रहे हैं? तो ये हम देखते रहेंगे, लेकिन मैं इसके में एक डिनोमेंट जरूर आएगी। आप देखेंगे कि दिस विल नॉट बी सस्टेनेबल इन द फेस ऑफ द प्रेशर जो इकोनॉमी एक्सर्ट कर रही है मैसेज के ऊपर। जी ठीक है काजी साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद की जानिब से फ़लस्तीन पर मज़ालिम जारी हैं, उस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। एजाज़ चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त अगर हम फ़लस्तीन की बात करें तो गज़ा और इसराइल के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी ताहाल बरकरार है। गज़ा पर इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी में शहीद होने वालों की तादाद 3500 से बढ़ गई है, जबकि इसराइल का कहना है कि हमास के हमलों में इसराइल के 1400 से ज़्यादा शहरी हलाक हो चुके हैं। और इसराइली फ़ौज ने गज़ा में यरगमाल बनाए जाने वाले अफराद से मुतल्लिक जो ताज़ा आदाद शुमार जारी की हैं, जिसके मुताबिक यरगमालियों की तादाद 155 से बढ़कर 199 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा पर बमबारी के बाद वहाँ से तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनियों ने नकल मकानी की है, जिन्हें फ़ौरी तौर पर मदद की ज़रूरत है। ताहम गज़ा शहर के अस्पताल पर इसराइल की जानिब से फ़ज़ाई हमले के नतीजे में 500 से ज़ायद अफराद जाँबाग हो गए हैं। यह हमला 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल की जानिब से गज़ा के गुंजान आबाद इलाकों में बिला जवाज़ बमबारी का सिलसिला शुरू होने से अब तक पेश आने वाला सबसे खूनरेज़ वाक़या है। आपको याद दिलाते चलें कि यह हमला ऐसे मौके पर हुआ जब अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल के साथ यकजहती के इजहार के लिए इसराइल का दौरा कर रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि वह अस्पताल पर हमले पर गमज़दा हैं। उन्होंने अपनी कौमी सलामती की टीम को इस हवाले से इकट्ठे करने की हिदायत की है कि वहाँ क्या किया था। अमरीकी सदर अस्पताल हमले पर अफसरदा तो हैं, लेकिन अपने एक बयान में अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी फ़लस्तीनी ग्रुप पर डाल दी और कहा कि गज़ा के अस्पताल पर हमला बज़ाहिर आपने नहीं दूसरी टीम ने किया। अलबत्ता अमरीकी सदर ने इस हवाले से किसी सबूत का कोई जिक्र नहीं किया। I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया था और कहा था कि ये अस्पताल गज़ा के अंदर से ही दागे जाने वाला एक नाकाम रॉकेट हमले का निशाना बना है। बाज़ उसने कहा कि इस्लामी जिहाद नामी फ़लस्तीनी तहरीक की तरफ से गलती से फायर किए गए रॉकेट के नतीजे में अस्पताल पर यह हमला हुआ। ताहम इस्लामी जिहाद ने इस इल्ज़ाम की तरदीद की है। बाज़ इसराइली वज़ीर आज़म से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने इसराइल को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि वाशिंगटन गज़ा में जंग के दौरान इसराइल को उसके दिफा के लिए सब कुछ फराहम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक बयान में कहा है कि मैं आज जो गज़ा की अस्पताल पर हमले में सैकड़ों फ़लस्तीनी शहरियों की जो वफ़ात हुई है उस पर शदीद दहशत ज़दा हूँ। मैं इस हमले की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। इस वक्त क्या सूरत हाल है, इसी पर हम बात करेंगे। एजाज़ चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर हम फ़लस्तीन की बात करें, इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी तंबीह के बावजूद इस वक्त भी फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत जो है वो उससे इसराइल जो है वो बाज नहीं आ रहा।
इस वक्त जो कोशिशें हो रही हैं, आप समझते हैं कि ये सीज फायर, ये जंग बंदी हो सकेगी या आपको मामला मजीद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? होना तो चाहिए, लेकिन ऐसा होता अभी नजर नहीं आ रहा। आपने देखा कि पूरी कोशिश हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में 8 अक्टूबर को भी रशिया ने ये कोशिश की कि ये सीज फायर हो जाए, और उसके बाद 13 तारीख को तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन भी पेश कर दिया कि सीज फायर भी कर दें और हॉस्टेजेस भी बेशक रिलीज कर दें उसके नतीजे में, और ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस दी जाए। उसको फिर 16 तारीख को वोटिंग में उन्होंने US, UK, फ्रांस और जापान ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब ब्राजील कोशिश कर रहा है, उन्होंने ये कहा है कि अच्छा हमास को कंडेम भी कर लेते हैं, ये 3 चीजें भी करते हैं, देखते हैं उसके ऊपर क्या होता है। US और UK और मगरिब की बाकी ममालिक भी तकरीबन इसके ऊपर जुटे हुए हैं कि इसराइल जो है वो जो मर्जी कर गुजरे उसकी उन्होंने हमायत करनी है। तो ये एक ऐसा अजीब सा यानी मंजर है, क्योंकि उनके अपने मुल्कों में आवाज उठाई जा रही है, लोग बोल रहे हैं कि आप इस किस्म की खून रेजी को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ मुसलमान मुल्क जो है वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो इसी सब की तरजीह यही है कि किसी ना किसी तरीके से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंच सके, रफा के जरिए उधर से जा सके या मेडिटेरेनियन से जा सके, और दूसरी उनकी तरजीह है कि सीज फायर हो। इसराइल सीज फायर पर तो नहीं मान रहा, लेकिन जब से बाइडन ने ये कहा कि आप गाजा पे कब्जा ना करें, तो उससे लगता है कि वो ग्राउंड ऑपरेशन उनका भी रुक गया है। वो तो वो नहीं कर रहे, लेकिन अपनी बॉम्बिंग उनकी मुसलसल जारी है, और जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है, और इसके लिए जितना भी अफसोस करें उसका वो कम है। तो ये सूरत हाल है जनाब इस वक्त मेरे हिसाब से। लेकिन इस वक्त एजाज चौधरी साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो अमेरिकी सदर जो हैं वो इजराइल के दौरे पर हैं, उन्होंने वहाँ पर अहम मुलाकातें भी की हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो बाइडन जो हैं वो इस दौरे से क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? पैगाम यही दे रहे हैं कि हम मनोअन खड़े हैं इसराइल की पुष्ट पर और इसका साथ देंगे हर लिहाज से। लेकिन जो US को एक नुकसान हुआ है बहुत बड़ा, वो ये हुआ है कि ये जो एक नया मिडल ईस्ट तामीर करने जा रहे थे, नया मशरक़ वस्ता, ये जो अमन बना रहे थे अरबों के दरमियान और इसराइल के दरमियान, उसको एक बहुत बड़ा शदीद धचका लगा है। तो अब लगता नहीं है कि वो इतनी तेजी से या उतनी जल्दी दोबारा उठाया जा सकेगा, क्योंकि सऊदी अरब तो ये पहले भी नेगोशिएट कर रहा था और मेरे ख्याल में दुरुस्त कर रहा था कि आप 2 रियासती हल की तरफ जाएं, इसराइल के अलावा फलस्तीनियों को भी रहने का हक है। तो वही नेगोशिएशन चल रही थी। अगर वो नेगोशिएशन कामयाब हो जाती और इसराइल उनका रहने का हक मान लेता, तो मैं समझता हूँ कि शायद सऊदी अरब भी आगे बढ़ता और पाकिस्तान और दूसरे ममालिक भी आगे बढ़ते। लेकिन बदकिस्मती से UAE ने कर लिया, उनको एक्सेप्ट, मोरक्को ने कर लिया, बहरीन ने कर लिया, लेकिन सऊदी अरेबिया भी नेगोशिएट कर रहा था। लेकिन इसराइल ने बड़ी बेसब्री दिखाई और उन्होंने तो वो दुनिया के सामने वो नक्शा भी रख दिया जिसके मुताबिक वो इस रियासत को मानता ही नहीं था। तो नेतन्याहू साहब ने इसको इस्तेमाल किया है एक ज्यादा हार्ड लाइनर अपने आप को शो करके, अपनी जो उनकी मकबूलियत का ग्राफ गिर रहा था उसको उठाने के लिए। लेकिन बिल्कुल अमेरिका उनके साथ है, मुझे कोई शक नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल एजाज चौधरी साहब, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आप खुद अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं और बहुत से अहम मामलात या हम अमेरिका की पॉलिसी का अगर जिक्र करें तो आपके नॉलेज में वो मामला भी होगा। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका के कौन से स्टेक जो हैं वो हो सकते हैं इजराइल की, अगर हम तनाजुर में बात करें तो? देखिए, सबसे बड़ा तो उनका यही स्टेक था कि वो एक नया मशरक़ वस्ता बनाना चाह रहे थे। ये अमन का जारा सारा जो सिलसिला है वो बनाना जा रहे थे, क्योंकि उनका ख्याल था कि इसराइल की इजारादारी अगर यहाँ पे कायम कर दी जाए, सारे अरब उनको मान लें, तो वो फिर जो एक किस्म का वो अमेरिका की प्रॉक्सी होगा मिडल ईस्ट। तो इस वजह से वो उनको बहुत बड़ा झटका लगा है जी। लेकिन एजाज साहब, इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो सऊदी अरब को आप देख लें, जो उन्होंने राब्ते किए हैं, या दीगर मुल्कों को अगर हम मुस्लिम ममालिक को देख लें, तो आपको क्या लगता है, आप क्या देख रहे हैं कि ये जो कोशिशें हो रही हैं, ये जो राब्ते हो रहे हैं, इसमें कोई फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान कोई मुस्तकिल हल निकलेगा, या आप समझते हैं कि नहीं आर्जी हल ही होगा? अरे भाई, आर्जी भी निकल आए पहले, फिर मुस्तकिल भी हो जाएगा, लेकिन अभी तो वही भी नहीं आ रहा था। अब ये देखिए, ये तो कोई रियासत नहीं है कि गजा की एक पट्टी है और गरब उर्दन के दरमियान इतनी फासला है
और फिर ऊपर से गर्ब पे उर्दन के दरमियान हजारों सेटलमेंट्स बना रहे हैं, उनकी बाउंड्री वॉल्स हैं। जैसे यानी मैं समझता हूँ ये अपार्टहाइड था कि आप लोग मकामी लोगों को बाहर रख रहे हैं और उधर दीवारें बना दी हैं। इसराइल ने तो वो कर दिया जो यूरोप में जर्मन्स ने, नाजीज ने यहूदियों के साथ किया था। तो ये उनको शर्म आनी चाहिए इस बात से कि जो उनके साथ भी था हॉलोकॉस्ट में, वो क्यों यहाँ मकामी लोगों के साथ कर रहे हैं। मकामी लोग यहाँ पे 10,000 साल पुरानी तारीख है, उनका भी उतना ही हक है रहने का वहां पे जितना इजराइल के लोग जो ज़ायनिस्ट है वो आके रहना चाहते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब आपका। एजाज चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जो इस वक्त फ़लस्तीन में एक अफसोसनाक सूरत हाल है, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।